को मर्ज कर दिया गया और उसके बाद से जो दोनों बजट है वो एक साथ ही पेश किए जाते हैं, इसको सेपरेट तौर पर पेश नहीं किया जाता। थोड़ी बहुत बातें मैंने पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में भी मैंने बता दी। पहले डिफेंस मिनिस्टर भी हुआ करती थी, तो उस पर प्रश्न पूछा गया है स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, तो इस बात का ख्याल जरूर रखना है। हो सकता है इस बार के एग्जाम में ये चीज पूछी जा सके। एक्टिविटी बढ़ गई, तो जब गति शक्ति की बातें की जा रही है, इसका मतलब यह कि ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पर हम बातें करने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन के सारे माध्यमों की यहाँ पर पहले हम बोला करते थे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अब उसको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, क्योंकि आप सभी को पता है कि धीरे धीरे जो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अद्वैत एजुकेशन में और आप सभी के लिए बहुप्रतीक्षित वीडियो बजट 2022 आखिर आ ही चुका है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि यह जो बजट वर्ड है वो कहां से आया है। बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे कि ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि पर कि बजट कैसे कैसे शुरुआत करी गई, कैसे कैसे इसमें कुछ चेंजेस आए, मूलभूत जो परिवर्तन है उसकी हम बात यहाँ पर बातें करेंगे कि इन्होंने सर्वाधिक बार जो बजट पेश किया है, क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चंस यहाँ पर जरूरी पूछे जाते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर बातें करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसी चीजें थी जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर कौन कौन सी ऐसी अच्छी चीजें थी जो कि वाकई प्रशंसनीय है। क्योंकि देखिए बजट जब भी आता है तो एक पक्ष रहता है जो लगातार बजट की बड़ाई करता है, एक पक्ष रहता है जो लगातार बजट का विरोध करता है। तो हम दोनों को समराइज करके यहाँ पर चलेंगे। बहरहाल हम सबसे पहले हम बातें करते हैं कि बजट शब्द जो है वो आया कहां से, क्योंकि शाब्दिक मीनिंग की भी बहुत बातें हो जाती है। बेसिकली जब आप इसका मीनिंग देखेंगे या फिर इसका जब स्पेलिंग देखेंगे तो BUDGET ऐसे करके आता है, जिसको हम लोग बुजेट या बुगेट बोल सकते हैं। एक फ्रांसीसी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है चमड़े की थैली। उस समय हुआ यूं करता था कि जब इस प्रकार की जो बजट पेश किया जाता था, अब इसके एक्चुअल मीनिंग पे हम जाएंगे। मतलब सर ये तो आप शाब्दिक अर्थ बता रहे हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है उस पर अभी आने वाला है। तो जब साल भर का वित्तीय विवरण जो कि हमारे भारत के संविधान में है ना, आर्टिकल 112 में भी यह वर्णित है कि सरकार का साल भर का एनुअल स्टेटमेंट जो रहता है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो रहता है, उसी को ही बजट के रूप में जाना जाता है। अलग से ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है संविधान में जिसमें यह कहा जाए कि सर बजट शब्द जो है वो परिभाषित है। तो बजट शब्द ऐसा कुछ नहीं होता। बजट शब्द जो रहता है वो साल भर का जो वार्षिक वित्तीय जो विवरण होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहता है, उसी को ही हम बजट के रूप में जानते हैं। फ्रांसीसी भाषा का यह शब्द है, चमड़े की जो थैली रहती है उसको बुगेट बोला जाता था, वहीं से परिवर्तित होकर ये बजट के रूप में आया है। 1950 में जब क्या बोलते हैं हमारा भारत का खुद का संविधान बन गया था, उसके बाद से जब 51 से लगातार बजट जब पेश होना शुरू हुआ, उसके बाद से ये हम इसको बजट वर्ड के रूप में जानते हैं। अब एक आम बोलचाल की भाषा में यदि हम समझाएं, एकदम सर सिंगल लाइन में समझाइए सर बजट क्या होता है। तो जैसे कि आप जब किसी भी दुकान में आप जाते हैं, किसी भी दुकान में जैसे आपने मोबाइल परचेस करने गए या कुछ और सामान परचेस करने जाते हैं, तो जो शॉपकीपर होता है या फिर जो सेल्समैन होता है वो पूछता है सर आपका बजट क्या है। इसका मतलब है कि सर आपका परचेसिंग पावर कितना है। आई बात समझ में? लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ परचेसिंग पावर की बात नहीं की जाती। बजट में हम मुख्यतः कितना हम खर्च कर रहे हैं और कितना हम आय कर रहे हैं, यानी कि खर्च का भी बात किया जाएगा और कितना हमको कमाना है, इनकी भी बातें की जाती है। बेसिकली ज्यादातर बातें वो खर्चे वाली ही की जाती है, क्योंकि देखो इनकम तो कहीं ना कहीं से हो जाएगा ऐसा हम मान के चलते हैं, नहीं भी होता तो हम उधारी पर जीवित हो जाते हैं। लेकिन खर्च कहाँ कहाँ पर करना है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि मेरे घर का बजट बिगड़ चुका है, तो बजट शब्द में ऐसा कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। बजट का मतलब ये है कि आप कितना खर्च कर पाते हैं और कैसे उसको मेंटेन कर पाएंगे। मतलब जब आप किसी शॉप में जब जाते हैं तो शॉपकीपर आपको पूछता है कि आपका बजट क्या है, तब आप बताते हैं कि आपका, सीधी सीधी बोल सकते हैं आपकी आमदनी कितनी है, कि आपका स्टेज कितना है, आप कौन सा लेवल पे हैं, ये वो दिखाना चाहता है। जैसे 30,000 40,000 50,000 तक के मोबाइल के आइटम्स रहते हैं, तो आप चूज करते हो कि नहीं सर हम बिलो 30 तक ही ले पाएंगे, 30 से ऊपर का हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से साल भर का जो वित्तीय विवरण होता है, सरकार क्या क्या चीजें करती हैं, उसको हम लोग बजट के रूप में जानते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि इकोनॉमी सर्वे यानी कि आर्थिक जो सर्वेक्षण होता है वो पिछले वर्ष यानी जो जा चुका है उसका विवरण होता है। कैसे लेखा जोखा हुआ, क्या क्या चीजें हमने खरीदी, क्या क्या चीजें हमसे हुई, क्या क्या हमने योजनाओं पे कैसे कैसे खर्च किए, कितने आउटकम्स रहे, कितने हमारे
जो फिजिकल डिफिसिट है बढ़े घटे, कितना हमको इनकम हुआ, प्रति व्यक्ति आय कितनी रही, वो सब की सब जो बातें रहती हैं वो हम जो इकोनॉमी सर्वे यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण वाले भाग में देखते हैं। और जो बजट रहता है वो उस वित्तीय वर्ष और आने वाले जो आगामी वर्ष रहते हैं या फिर जो अपकमिंग ईयर्स रहते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बातें करते हैं। सर जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि इकोनॉमी सर्वे जो रहेगा वो 2021-22 ऐसा आप लिखेंगे, 21-22 लिखेंगे, लेकिन बजट को आपको लिखना होगा 2022-23 या सिंपल हम बोल सकते हैं बजट 2022। ठीक है, देखिए दोनों का प्रकाशन एक ही साल हो रहा है, एक दिन आगे पीछे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जानना आवश्यक है आप लोगों के लिए कि जो बजट है ना, 2016 तक क्या होता था कि ये फरवरी के लास्ट में पेश किया जाता था जनरली, फरवरी के एंड में 27-28 कभी भी 29 वगैरह कभी भी ऐसा एंड में जनरली पेश किया जाता था। लेकिन 2017 तक मतलब 2016 के बाद 2017 से इसको 1 फरवरी से पेश किया जा रहा है। सर साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपको जाननी है वो यह है कि यह जो आम बजट है ना, जिसको हम लोग यूनियन बजट के नाम से भी जानते हैं, केंद्रीय बजट भी बोला जाता है ना, 2017 के पहले तक रेल बजट अलग से होता था, लेकिन 2017 के बाद रेल बजट और आम बजट दोनों को मर्ज कर दिया गया और उसके बाद से जो दोनों बजट है वो एक साथ ही पेश किए जाते हैं, इसको सेपरेट तौर पर पेश नहीं किया जाता। थोड़ी बहुत बातें मैंने पिछले सेशन में पिछले वीडियो में भी मैंने बता दी थी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसको मैं डायरेक्ट मुख्य बिंदु पर मतलब मेन पॉइंट्स पर आऊं। उसके पहले दो चार चीजें और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। बजट की जब हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं है ना, तो सर्वाधिक बजट किन्होंने पेश किया और कुछ ऐतिहासिक पहलू और क्या क्या थे उसके बारे में भी हम थोड़ी सी यहाँ पर बातें कर लेंगे कि 1956 तक ये जो है वो केवल इंग्लिश में छपता था है ना, मतलब 55 तक बोल सकते हो। 56 के बाद से इंग्लिश और हिंदी दोनों में छपने लगा, क्योंकि ये प्रकाशित भी होता है जैसे कि आप हम देख सकते हैं। सर और सबसे महत्वपूर्ण बातें ये थी है ना कि 99 तक ये जब बजट है जनरली शाम को पेश होता था, शाम को 5 बजे के आसपास समथिंग ऐसा कुछ पेश होता था। लेकिन 1999 के बाद से सर यह जो बजट है वो सुबह 11 बजे पेश होने लगा। इसका जो एक महत्वपूर्ण पहलू या फिर कारण ऐसा माना गया, ऐसा देखा गया कि जो शेयर मार्केट होता है, शेयर बाजार होता है, उसमें भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि बजट जो भाषण होता है ना, केंद्रीय जो वित्त मंत्री जो रहते हैं या रहती हैं, अभी जैसे कि निर्मला सीतारमण जी हैं, तो वो जो रहती हैं वो बजट का जो भाषण है, अभिभाषण है, वो लोकसभा में, राज्यसभा जहां भी रहती हैं वो है ना, संसद में वो प्रस्तुत करती हैं। तो इस प्रकार से यदि हम बातें करें जो सेंसेक्स की यदि हम बातें करते हैं, शेयर मार्केट की यदि हम बातें करते हैं, तो शेयर मार्केट क्या होता है, उस बजट के अनुरूप यदि उसको लगता है कि बजट में कुछ अच्छी खासी चीजें डेवलप हुई हैं, इन्वेस्टर्स के लिए कुछ समथिंग मजेदार चीजें वहां पर लाई गई हैं, तो देखो इन्वेस्टर्स के लिए अगर अच्छी चीजें रहेंगी तो मार्केट का जो भाव है ऑफकोर्स बढ़ेगा, ऊपर चढ़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर के साथ कुछ धोखा हुआ है या इन्वेस्टर्स को ज्यादा कुछ खास फायदा नहीं हुआ है, तो मार्केट धड़ाम से गिर जाता है। और इस बार हुआ भी ऐसा ही कुछ। जब भाषण शुरू हुआ तो हो सकता है कुछ अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने स्टार्टिंग में बोली होंगी या कुछ लगा होगा, या लोग एक कयास ही लगा लेते हैं ना, जैसे कि जब इंडिया पाकिस्तान या किसी का भी जब टॉस होता है तो जो भाव रहता है कि सट्टे वट्टे का, तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ता है। अचानक जब मैच हारते देखते हैं और कुछ होते देखते हैं तो सट से भाव नीचे गिर जाता है। तो बस ऐसा ही कुछ हुआ, 12:30 के आसपास जो शेयर है धड़ाम से गिर गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने रिकवर किया और शाम को आते तक थोड़ा सा जो बजट का जो भाव था वो थोड़ा सा अच्छा सा ऊपर चला गया था। सॉरी, जो आपका शेयर मार्केट का जो भाव था वो थोड़ा सा अच्छा सा ऊपर चला गया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम जो बातें कर रहे थे बेसिकली हमने कब और कौन कौन कैसे कैसे बजट पेश किए, जनरली आप लोगों को पूछा जा सकता है। एज ए महिला यानी कि लेडीज के रूप में पहली बार जिन्होंने बजट जो पेश किया था वो हमारी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, यानी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी। हाँ, लेकिन यहाँ पर प्रश्न यह जरूर पूछा जा सकता है, क्या इंडिपेंडेंट फाइनेंस मिनिस्टर के रूप पर उन्होंने पेश किया बजट? नहीं, इंडिपेंडेंट यानी कि केवल वो वित्त मंत्री थी। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी महिला जो केवल वित्त मंत्रालय का प्रभार संभालते हुए जिन्होंने बजट पेश किया, तब हम निर्मला ताई का नाम लेंगे। लेकिन यदि ओवरऑल यदि किसी महिला का नाम लेते हैं, किसी महिला का नाम यदि वो पूछता है कि वह कौन सी महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया, तब हम श्रीमती गांधी जी का नाम वहां पर लेते हैं। लेकिन वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने यह बजट पेश किया। तो मतलब प्रधानमंत्री के अलावा भी उनके पास जो यह कार्यालय था वो वित्त मंत्रालय का भी कार्यालय, जो अतिरिक्त कार्यालय जो रखते हैं उस प्रकार का था। ये प्रकार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, लाइक पहली डिफेंस मिनिस्टर एंड ऑल ऐसे करके। तो सीतारमण से जी जो पहले डिफेंस मिनिस्टर भी हुआ करती थी, तो उस पर प्रश्न पूछा गया है स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, तो इस बात का ख्याल जरूर रखना है, हो सकता है इस बार के एग्जाम में ये चीज पूछी जा सके। सर हम बातें कर लेते हैं कि सर्वाधिक बार किन्होंने बजट पेश किया है, तो मोरारजी देसाई, जो कि बेसिकली आपने मुंबई गुजरात वाला जो स्प्लिट जो हुआ था उसमें सुना होगा, काफी महत्वपूर्ण योगदान था इनका मोरारजी देसाई का।
तो जो 10 बार इन्होंने लगभग जो है वो बजट पेश किया है। इसके बाद यदि हम बातें करते हैं तो वर्तमान भारत के 2 बड़े जो नेता हैं, है ना? हालाँकि प्रणब दा का जो निधन तो हो चुका है। हम जो बातें करते हैं कि पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी, इन दोनों ने जो है ना? 9-9 बार जो बजट पेश किया है, ठीक है? इसके अलावा यदि हम और बातें करते हैं तो मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, अर्थशास्त्री क्या बोलते हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्होंने 6 बार यह जो बजट है वो पेश किया हुआ है। तो ये छोटी-छोटी जो बातें थी जो कि पूछी जा सकती है आपको किसी न किसी एग्जाम में कि किस व्यक्ति ने कितने बार बजट पेश किया है। चलिए तो हम थोड़ी-सी अब हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं कि आज के इस बजट वाले जो वीडियो है, बजट वाला यह हमारा जो सेशन है, बजट सेशन तो हो चुका, है ना? हमारे यहाँ जो बजट का सेशन है इसमें मुख्य बिंदु क्या-क्या चीज़ें हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या चीजें आ सकती हैं, क्योंकि हम इसको उस वे में नहीं लेके जाएंगे जैसे कि जो ट्रेडिशनल लाइक टीवी प्रोग्राम्स वगैरह में होता है या फिर और जो चैनलों में होता है, उस प्रकार से हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हम इस प्रकार से आपको डील करेंगे ताकि ज्यादातर ये एग्जाम ओरिएंटेड रहे, यानी कि आपके एग्जाम में जो पूछी जा सकती है या फिर जिस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं वन बाय वन, एक एक बिंदु को एक साथ हम लोग यहाँ पर, है ना? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं बजट की जो प्रमुख बातें थी, है ना? उनमें से सर हम बातें कर लेते हैं कि जो हमारी आर्थिक वृद्धि दर है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है वो 9.2% जो है वो दर्ज करी गई है, जो कि वर्तमान की जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो बड़ी इकोनॉमी है, उनमें सबसे अधिक यानी सबसे बड़ी यहाँ पर मानी जा रही है। सर हमने यहाँ पर बजट में यह भी देखा कि 14 विभिन्न सेक्टर्स में, 14 विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी हुई प्रोत्साहन योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें लगभग हमको 60 लाख नए रोजगार का सृजन होना ऐसा माना गया है। अब देखो 60 लाख रोजगार की यहाँ पर बातें करी गई हैं, है ना? 60 लाख बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 60 लाख इज वेरी ह्यूज अमाउंट। लेकिन इसका अंदाजा आपको इस बात से नहीं लगाना है कि सर ये सारी की सारी सरकारी नौकरियां रहेंगी, है ना? सरकारी नौकरियां नहीं रहेंगी, ये जो नौकरियां हैं ये प्राइवेट हो सकती हैं। सरकारी में हम बोल सकते हैं ठीक है सर 1 लाख 2 लाख एंड ऑल, उससे ज्यादा आप उम्मीद नहीं करिएगा। ये जो नौकरी की जो बातें की जा रही, रोजगार की जो बातें की जा रही, वो प्राइवेट सेक्टर में होंगी। कैसे होंगी उस पर हम चर्चा आगे करने वाले हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बातें करेंगे सर पीएलआई योजना में लगभग 30 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता यहाँ पर बातें करी गई हैं। अब जनरली आप लोगों को पूछा जाएगा सर ये पीएलआई क्या चीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये चर्चा में रहा है। पीएलआई जो है, पीआईएल अलग नहीं है ना, पीआईएल वो अलग है जो आपका याचिका दायर करते हैं, वो अलग चीज है। यहाँ पर पीएलआई की हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है। अब ये बातें की जा रही है सर ये किस प्रकार से रोजगार को बढ़ाने में या फिर प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन को बढ़ाने में किस प्रकार से मदद करेगी। तो बेसिकली इसका जो एम रहता है, इसका जो उद्देश्य रहता है, वो भारत के अंदर ही, इंडिया के अंदर ही, यानी किसी क्षेत्र विशेष, अब हम भारत में निवास करते हैं, हम इंडिया में निवास करते हैं, तो हम यहाँ पर भारत की ही बातें करेंगे। किसी क्षेत्र विशेष में अत्यधिक उत्पादन को बढ़ावा देना, उत्पादन के स्तर को बढ़ावा देना, प्रोडक्शन के जो लेवल है उसको इंक्रीज करना, किसी भी प्रकार के इंसेंटिव्स देना, किसी भी प्रकार की आर्थिक या फिर वित्तीय फाइनेंशियल सहायता करना। होगा यूं कि जब आपके किसी एरिया पे या फिर आपके देश में, आपके क्षेत्र में जब उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन जब बढ़ेगा, तब आप उसको एक्सपोर्ट कर पाओगे। जब आप उसको एक्सपोर्ट करोगे, जब आप उसको निर्यात करोगे, तो आपके देश का जो बीओपी जो रहता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट रहता है, साथ ही साथ विदेशी मुद्रा भंडार, जिसको फॉरेक्स भी बोलते हैं हम लोग, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बोला जाता है, उसमें वृद्धि होगी। और इस प्रकार से आपके देश की जो इकोनॉमी है उसमें वृद्धि होगी, पर कैपिटा इनकम में, यानी कि प्रति व्यक्ति आय में। इस प्रकार से सारी की सारी चीजें जो रहने वाली है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो ये जो टर्म्स है जिसको हमने बातें करी सर, ये काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आने वाले किसी एग्जाम्स में, इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बातें यहां पर हमको देखने के अगले 25 सालों में, है ना, 100 अमृत काल में प्रवेश करते हुए, यानी कि देखो अभी जो आजादी का अमृत महोत्सव आपने सुना होगा, इसी को अमृत काल ही बोला गया है, अमृत पीरियड में प्रवेश किया जा रहा है। तो आगामी 25 वर्षों में ये बहुत बड़ी स्तर पर देखने की उम्मीद है इसको, है ना। लाइक हम जब 2047 में पहुंच जाएंगे, हालांकि इस पर बहुत से लोगों ने मीम भी बनाया है, शेयर भी किया है कि भाई अब छोड़ दीजिए, उम्मीद छोड़ दीजिए, हम तो सीधा 2047 में ही जाके कुछ नया कर पाएंगे। तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय रहती है, सबकी अपनी अपनी बातें रहती है, और वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि हमने कितनी प्रगति की, कितना हमने प्रोग्रेस किया। ठीक है, चलिए तो सर यहाँ पर हम जो 4 प्रमुख विकास जो है, यानी कि 4 जो फंडामेंटल आपके डेवलपमेंट है जिस पर जोर दिया गया है, उसकी यहाँ पर हम बातें करेंगे। सबसे पहला जो है सर वो पीएम गति शक्ति, इसकी याद रखिएगा, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला ये गति शक्ति। अभी मैं बताऊंगा वन बाय वन सबको हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, है ना। तो पीएम
गति शक्ति हो गया आपका समेकित विकास हो गया, है ना, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, इंक्लूसिव आपका डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। उत्पादन संवर्धन एवं निवेश हो गया, सनराइज और सर ऊर्जा संक्रमण जलवायु कार्य, और निवेश को वित्तीय मदद, यानी कि जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट होंगे उनको फाइनेंशियल हेल्प। तो इस प्रकार से 4 कैटेगरी में यानी कि 4 भाग में डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। सबसे पहले हम बातें कर लेते हैं पीएम गति शक्ति। तो जैसे कि आप सभी को पता है, गति शक्ति मतलब होता है यार, गति मतलब होता है स्पीड, है ना, और शक्ति मतलब होता है पावर। तो आपको एकदम आसान से समझ आ जाएगा इस भाषा में क्या बोलना चाह रहा है। गति कौन करता है? जनरली हम बोलते हैं कि पहिए का जब आविष्कार हुआ तो वहां से स्पीड बढ़ गया, है ना, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ गई। तो जब गति शक्ति की बातें की जा रही है, इसका मतलब यह है कि ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पर हम बातें करने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन के सारे माध्यमों की यहाँ पर बातें करी गई हैं। इसमें से 7 जो प्रमुख फैक्टर हैं उसकी चर्चा करी गई है। वो 7 प्रमुख फैक्टर क्या क्या हैं थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सड़क यानी कि रोड हो जाएगा आपका, रेल मार्ग रेलवेज हो जाएगा, हवाई मार्ग आपका हाईवे हो जाएगा, सॉरी एयरवे हो जाएगा, है ना, विमानपत्तन आप सभी को पता है, जितने भी आप लोगों के एयरपोर्ट्स रहते हैं, माल परिवहन लॉजिस्टिक्स हो गया, है ना, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना, इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा यदि हम बातें कर सकते हैं तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान में इन 7 कारक के अलावा और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन है, इनको भी इसके तहत जोड़ा गया है। सड़क परिवहन की यदि हम यहाँ पर बातें करते हैं तो पूरे देश में, है ना, राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 जो फाइनेंशियल ईयर होने वाला है उसमें लगभग 25,000 किलोमीटर का जो रोड है उसको विस्तार किया जाएगा। देखिए, जब भी मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर या फिर वित्तीय वर्ष की जब मैं बातें करूंगा, इसका मतलब वो 2022-23 ही होगा। यदि मैं 2022 भी बोल देता हूँ, कभी फ्लो में हो जाता है, तो आप उसको 2022-23 ही लेकर चलिएगा, क्योंकि यह जो बजट आता है वो एक आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए ही माना जाता है, ठीक है। फाइनेंशियल अब बताने की आपको नीड नहीं है। 1 अप्रैल 2022 से लेके हम 31 मार्च 2023 तक का जो ईयर है उसको हम एक वित्तीय वर्ष के रूप में यहाँ पर जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग जो बातें करने वाले हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आने वाले किसी एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। तो मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क है, इसमें सर 4 स्थानों पर इसको पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है, जिसमें पीपीपी यानी कि ट्रिपल पी प्रारूप को अपनाया जाएगा। पीपीपी क्या है आपको बताने की नहीं है, मैंने कई बार अपने लेक्चर में बताया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हालांकि अब कई बार इसको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप भी कहा जा रहा है। अब आपको लगेगा सर कि दोनों तो सेम चीज है, इसमें अंतर क्या है? तो अंतर ऐसा कुछ खास नहीं है बेटा, अंतर केवल इतना है, जब कोई चीज का महत्व ज्यादा होता है तब आप उसको पहले रखते हैं, है ना, और जब किसी चीज का महत्व कम रहता है, तो कम नहीं मतलब उसकी कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है, तो आप उसको बाद में रखते हैं। जैसे कि हमारे हिंदू संस्कृति में, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा रही है कि हम जनरली जो बोलते हैं पहले सीता राम बोल देते हैं या फिर राधे श्याम ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि स्त्री को उच्च दर्जा यहाँ पर दिया गया है। बस उसी प्रकार से है, पहले हम बोला करते थे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अब उसको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, क्योंकि आप सभी को पता है कि धीरे धीरे जो प्राइवेटाइजेशन का जो दौर है वो नजदीक आ रहा है, नजदीक क्या लगभग आ चुका है, और हर चीज में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ चढ़ के महत्व दिया जा रहा है। और इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो परिणाम है, वो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि कितना इम्पैक्टफुल हुआ, कितना सही हुआ या कितना नुकसान हुआ। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। रेल मार्ग की यदि हम यहाँ पर बातें करते हैं या फिर रेल बजट से संबंधित कुछ चीजों की यदि हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, इसमें काफी महत्वपूर्ण जो बातें करी गई है वो है आपका 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, यानी कि एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बातें करते हैं, कुछ विशेष स्टेशन होते हैं, जैसे मैं छत्तीसगढ़ के अपने स्टेशन की मैं बातें करूं तो यहाँ का जो चापा स्टेशन है वहाँ का बड़ा जो है काफी फेमस होता है। रांची में आप जाइएगा तो वहां पर भी ऐसा कुछ जो आइटम है जो मिलता है। आगरे के पेठा की यदि हम बातें करें, इस प्रकार से जो किसी स्टेशन है वहां की जो स्पेशल प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाएगा। सर इसके अलावा यदि हम बातें करते हैं तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर, है ना, वृद्धि कवच के तहत इन प्रकार की एक स्कीम है। वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में लगभग 2000 किलोमीटर जो है वो जोड़ा जाएगा, है ना। इस साल की बातें कर रहे हैं, ओवरऑल की हम बातें नहीं कर रहे हैं, केवल इस साल के बजट की हम बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ अगले 3 साल के दौरान देखिए, बजट में 2-3 चीजें होती है, इसको थोड़ा सा ख्याल जरूर रखिएगा। बजट में होता यह है कि जब एक किसी वित्तीय वर्ष की हम बातें करते हैं तो वो विद इन ईयर हो जाता है, मतलब 22 और 23 की वहां पर बातें हो जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा बोला जाता है कि इस साल के बजट में या फिर इस साल के भाषण में, इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में यह उम्मीद किया गया है, यह घोषणा की गई है, यह अनुमान लगाया गया है कि हम आने वाले 3 वर्षों में, हम आने वाले 5 वर्षों में, तो ऐसे बहुत सारी चीजें रहती है। लाइक बोला गया था अभी 3-4 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2022 तक किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो जाएगी। इस पर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों,
क्वेश्चन पूछे गए, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दे दूंगा। आप हमारे जो ऑफिशियल टेलीग्राम जो चैनल है अद्वैत एजुकेशन, उस पर जुड़िएगा, या फिर मेरा भी टेलीग्राम चैनल है तरुण सर, जेएस विद तरुण सर अद्वैत एजुकेशन, उस पर जुड़िएगा तो सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको अवश्य वहां पर दी जाएंगी, अवश्य वहां पर मिलेंगे। तो सर यदि हम बातें करते हैं तो अगले 3 साल के दौरान, यानी कि आने वाले 3 साल के दौरान लगभग 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होना है। अब देखो ये हर चीज पर हम थोड़ा डिटेल नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसे में हमारा जो वीडियो जो है वो 3-4 घंटे का हो जाएगा, फिर अंतर नहीं रह जाएगा कि हम जो शॉर्ट में ज्यादा से ज्यादा केवल बजट की जो प्रमुख चीजें उसको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अन्य वीडियोस या फिर इनके जो लिंक्ड टर्मिनोलॉजी से उसके लिए अलग से मैं आप लोगों को वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। वीडियो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, प्लेलिस्ट पे आप बिल्कुल जाके सर्च कर सकते हैं, है ना। फंडे इकोनॉमिक्स तरुण सर, मतलब इकोनॉमी के फंडे बाय तरुण सर, इस प्रकार से आप सर्च करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें इकोनॉमी की जो टर्म्स हैं वो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ मेरा करंट अफेयर का सेशन भी आता है, अभी कुछ कारणों से रुका हुआ है, तो करंट अफेयर का जो सेशन है वो भी बहुत ही जल्दी अभी चालू हो जाएगा, 2-3 हफ्तों के बाद बिल्कुल शुरू हो जाएगा। तो भी हम वहां पर करेंगे, आपसे रूबरू करेंगे, वहां पर हम मुलाकात करेंगे। इसी साल इसी जो बजट के दौरान बोला गया है कि अगले 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी विकसित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम इसी गति शक्ति के तहत ही हम एक और परियोजना की यहाँ पर हम बातें करने वाले हैं, वो रहने वाला है पर्वतमाला। जैसे कि आपने सर सुना होगा भारतमाला, है ना, आपने सुना होगा सागरमाला, उसी प्रकार से यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट है इस बार जो चर्चा किया गया वो है पर्वतमाला, और काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि भारतमाला और पर्वतमाला दोनों पर ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पर्वतमाला पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और एज यूजुअल यार आप सभी को पता होना चाहिए कि पर्वतमाला, यदि वो सर बातें कर रहे हैं हिल स्टेशन यानी फिर ऐसे एरिया की जहां पर पर्वत है, जहां पर माउंटेन्स है, मतलब हम बात कर सकते हैं कि मेजॉरिटी जो रहने वाली है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स यानी कि उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों की यहाँ पर बातें होने वाली, जहां पर मुख्य रूप से हिमालय पर्वत आच्छादित है। तो ऐसे क्षेत्रों में, है ना, ऐसे क्षेत्रों में एक रोपवे कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, यानी कि रोपवे प्रोग्राम को डेवलप किया जा रहा है। लगभग 60 किलोमीटर लंबा 8 रोपवे परियोजनाओं को यहाँ पर मंजूरी दी जा रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, स्टेट पीसीएस या फिर कोई सिंगल एग्जाम का यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज डेटा को जरूर याद रखना। वो डेटा से आपको घुमाने की कोशिश करेगा, डेटा वाले क्वेश्चंस आपको देने की कोशिश करेगा। सर डेटा है इतना सारा कैसे याद रखे? बेटा एक दिन में मत याद रखो, आपके पास भरपूर समय है। इस वीडियो को आप कम से कम 5 से 6 बार देखो। वीडियो नहीं देख सकते तो जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूं उसको 6 से 7 बार पढ़ो, लिखो, लिखोगे तो याद होगा। हर चीज को आप ट्रिक से याद नहीं रख सकते, आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, चलिए तो ये पर्वतमाला प्रोजेक्ट आप आई थिंक सभी को समझ आ गया होगा। कृषि की यदि हम बातें करते हैं सर, या फिर हम समेकित विकास की यहाँ पर हम बातें करेंगे, तो सबसे पहले यदि मैं बातें करूं कृषि और संबंधित क्षेत्रों में, तो खेती के लिए, कृषि के लिए यहाँ पर पैडी और व्हीट यानी कि गेहूं और धान की खेती के लिए लगभग 1.63 करोड़ किसानों को, यानी कि 1.63 करोड़ फार्मर्स को लगभग 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जाना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, नोट करके लिख लीजिए इसको। किसानों की संख्या लगभग 1.63 करोड़, ठीक है, मतलब भारत की आबादी का यदि आप बात करेंगे सर, तो अभी तो एग्जैक्टली मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन लगभग 150 करोड़ तो लगभग यस 150 करोड़ तो समथिंग हो ही गई होगी आबादी। तो आप वहां से उठा के देख लीजिए कितना परसेंट रेशियो है इसका, ठीक है ना, लगभग 1% के आसपास ही आता है ये। ठीक है, दूसरे यदि हम बातें करते कुल जो राशि है आवंटित करी जानी है वो है सर 2.37 लाख करोड़। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यदि हम यहाँ पर बातें करते हैं सर, तो देश भर में जो रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाना है, इसका मतलब है सर जैविक खेती को यहाँ पर जो है वो दर्जा दिया जा रहा है, और साथ ही साथ उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। बात यदि हम कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट है जैविक राज्यों की, तो सर सिक्किम जो है वो पहला भारत का जैविक राज्य, और छत्तीसगढ़ को दूसरा जैविक राज्य बनाने की जो प्लानिंग वो चल रही है। जिस दिन ये बन जाएगा, घोषित हो जाएगा, उस दिन हम इसको लिख लेंगे कि यस छत्तीसगढ़ यह जो है पूरे भारत का दूसरा जैविक राज्य है। यूटी में यानी केंद्र शासित प्रदेशों में आपका जो नीचे अंडमान बोलता हूँ सॉरी लक्षद्वीप जो है वो भारत का एक यूटी वाला यानी कि केंद्र शासित प्रदेश वाला जैविक राज्य है। ठीक है, चलिए इसके अलावा सर ये जो फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का जो डिजिटलीकरण है, और साथ ही साथ कीटनाशक और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन का भी उपयोग किया जाना है। तो इस प्रकार से खेती को सर एक बोल सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन रूप देने की कोशिश की जा रही है, लाइक इजराइल वगैरह या फिर जो बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस, विकसित राष्ट्रों में जो होता है उस प्रकार की जो टच है, उस प्रकार की जो फीलिंग है यहाँ पर देने की कोशिश
की जा रही है। बहरहाल यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि भारत जैसे देश में जहां पर सीमांत किसानों की संख्या काफी ज्यादा है, सीमांत किसान मतलब ऐसे किसान जिनके पास लैंड यानी कि जमीन जो है बहुत कम है, उनको क्या इस प्रकार की सुविधाएं मिल पाएंगी या फिर नहीं मिल पाएंगी? क्या यह सुविधाएं केवल बड़ी किसानों के लिए रहने वाली है? आने वाला वक्त ही आपको बताएगा। आगे हम बातें कर लेते हैं सर, केन बेतवा जो परियोजना की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, जो कि बजट में सीधा सीधा लिखा हुआ है ना। केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए लगभग 1400 करोड़ का जो खर्च किया जाना है सरकार के द्वारा, है ना। इसके अलावा किसानों को 9.08 लाख हेक्टेयर जमीनों की सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। सर केवल केन बेतवा की क्यों बातें की जा रही है? क्योंकि देखो और भी बहुत सारे गंगा से संबंधित और नदियों पर भी यहाँ पर बातें की गई हैं, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है और हाईलाइटेड है, जो कि हो सकता है किसी एग्जाम में पूछा जाए, तो इसको जरूर याद रखिएगा। थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे एमएसएमई मंत्रालय यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की। तो सर यहाँ पर जो केंद्र सरकार की 4 बहु चर्चित जो योजनाएं हैं उनको मिक्स करने का, उनको मिलाने का यहाँ पर निर्णय लिया गया है। वो 4 जो योजनाएं हैं उसको याद रखिएगा, यानी कि 4 जो पोर्टल्स बोल सकते हैं हम लोग जिसको, उद्यम है, ई श्रम है ना, एनसीएस है और असीम पोर्टल्स। और ये मत बोलना कि सर ये सारे के सारे पोर्टल्स क्या हैं, आप मेरा करंट अफेयर का सेशन जरूर देखिए, क्योंकि इन चीजों को मैंने पूरे डिटेल्स में बताया वहां पर। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ आपको पूरे लेक्चर्स देखने होंगे ताकि आप पुरानी चीजों को भी डील कर सको, पुरानी चीजों के साथ भी आप उसको समराइज कर सको, ठीक है। तो इस प्रकार से चारों पोर्टल्स को आपस में जोड़ने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। सर ईसीएलजीएस के तहत यहां पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, ठीक है। अब सर ये क्या चीज होता है? ये होता है आपका इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना, ठीक है। चलिए इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बातें करते हैं सर, तो कौशल विकास की हम यहाँ पर भी बातें करेंगे। कौशल विकास यानी कि आपका जो स्किल डेवलपमेंट है, इसके तहत क्या किया जाना है? इसके तहत सर ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता को बढ़ाने के लिए, मतलब आम नागरिकों का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है ना। तो सर इनके लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड यानी कि DESH स्टैक ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, और ड्रोन शक्ति की सुविधा और सेवा के रूप में ड्रोन के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब हम यहाँ पर मोटे तौर पर यदि हम देखें तो ड्रोन से यार बहुत सारी चीजें की जाने वाली हैं। ड्रोन से एक समय था जब केवल प्री वेडिंग शूट या फिर इन सारी चीजों को बढ़ावा दिया जाता था, जो रील्स बनाने के लिए, शॉर्ट्स बनाने के लिए, लेकिन ड्रोन से अब ड्रोन की टेक्नोलॉजी के माध्यम से अब स्किल डेवलपमेंट, साथ ही साथ कृषि में खरपतवारों के कीटनाशकों की छिड़काव को भी, साथ ही साथ आपके उर्वरकों की छिड़काव को भी यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। मतलब ड्रोन का भरपूर उपयोग एज ए टेक्नोलॉजी यहाँ पर किया जा रहा है। आगे हम शिक्षा पे संबंधित यहाँ पर बातें करने वाले हैं। तो पीएम ई विद्या के कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 चैनल यहाँ पर दिखाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर लगभग 200 चैनल। अब ये क्यों है, इसके लिए यदि हम थोड़ा सा विचार करें तो जिस प्रकार से आपने देखा कि कोरोना के कारण बहुत सारे जो बच्चे थे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे यहाँ पर, तो उस चीज़ों को रेक्टिफाई करने के लिए, उस चीज़ को दूर करने के लिए इस स्कीम को लेकर आया गया है। साथ ही साथ सर ये बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में रहने वाले हैं, जिससे किसी भी प्रकार के लोगों को भाषाई रूप से दिक्कत ना हो, इस बात का भरपूर ख्याल रखा गया है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य में सर राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए एक मंच शुरू किया गया है। इसमें क्या होने वाला है, इस पर हम थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, है ना। तो इसमें गुणवत्तापूर्वक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है। मतलब मानसिक तौर पर, मेंटल तौर पर आप स्वस्थ हैं कि नहीं, कहीं मानसिक तनाव से गुजर तो नहीं रहे, इस बात का भी सरकार ध्यान रखेगी। और इस प्रकार से इसकी सहायता के लिए या फिर उसको रेक्टिफाई करने के लिए इस पोर्टल की लॉन्च या इस पोर्टल की शुरुआत करी गई है। सक्षम आंगनबाड़ी की यदि हम बातें करते हैं तो मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0, ये सारे के सारे जो स्कीम्स हैं ये मैंने अपने करंट अफेयर के सेशन में आप लोगों को कराया है। इसका जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल जेएस विद तरुण सर पे अवेलेबल हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें आपको दी गई हैं, है ना। तो इसमें इन सारे प्रोग्राम्स के तहत महिलाओं और बच्चों को यूनाइटेड रूप से यानी कि एकीकृत लाभ प्रदान करने की कोशिश की गई है। लगभग 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ियों में उन्नयन यानी कि उसको अपडेट करने की बात यहाँ पर कही गई है। सर एक और स्कीम है जो कि स्वच्छ जल से संबंधित है, जिसको हम बोल सकते हैं हर घर नल से जल। इसका मतलब है सर लगभग 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए इसमें
60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। मतलब जो जल की जो सुविधा है, क्योंकि सरकार के मूलभूत सुविधाओं में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, इकोनॉमी के जो जब डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सरकार की मूलभूत सुविधाओं में क्या क्या चीजें आती हैं, फंडामेंटल फैसिलिटीज में क्या क्या चीजें आती हैं, तो उसमें सर एक पेयजल या कि स्वच्छ पेयजल भी इसमें शामिल है। जब तक आप टैप वाटर प्रोवाइड नहीं करेंगे, वो भी शुद्ध टैप वाटर, तब तक आप उस आपूर्ति को पूरी नहीं कर पाएंगे। तो उसी आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए, है ना, लगभग 3.8 करोड़ परिवारों को, अब 3.8 करोड़ परिवार मतलब आप लगभग लगभग उसमें 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि सीधे सीधे लगभग 14 से 15 करोड़ लोगों को इसका फायदा होने वाला है। क्योंकि एक परिवार में ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं 4 से 5 व्यक्ति इंडिया में निवास करते हैं। सर इसके अलावा यदि हम हाउसिंग की हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं, तो सर सभी के लिए आवास एक योजना है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। देखिए, आपको जब डेटा की मैं बातें करूंगा तो आप गिन के देखिएगा, जो कुछ करोड़ रुपीस की यहाँ पर हम जो बातें कर रहे हैं, या फिर इतने परिवारों को शामिल करने की जब हम जो बातें कर रहे हैं, सर वो कुछ खास डेटा नहीं है। आप गिन के पूरे जब सेशन खत्म होगा ना, तो आप देखिएगा 20-25 से ज़्यादा डेटा आपको नहीं मिलने वाला है। यदि रोज भी आप एक डेटा याद करते हैं तो आराम से वो डेटा याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, इस प्रकार से लगभग 80 लाख घरों के लिए टारगेटेड है ये, 48,000 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए जाने हैं, है ना। सर पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए, नहीं कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों के लिए एक नई स्कीम लेकर आई गई है, जिसको बोला गया है पीएम डिवाइन स्कीम। ये काफी महत्वपूर्ण है ना। और ये जो स्कीम है, यह जो योजना है, वो स्पेशली युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखकर लेकर आया गया है ना। प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि किस विशेष वर्ग को ध्यान पर रखा गया है। हो सकता है वो महिलाओं और बच्चों को ले, हो सकता है महिलाओं और युवाओं को ले, हो सकता है युवाओं और बच्चों। तो आपको याद रखना है युवाओं और महिलाओं के लिए किस क्षेत्र के सर, यह है नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्रों के लिए। और सर इस स्कीम का नाम है, याद रखिएगा, पीएम डिवाइन। ठीक है, जिसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए शुरुआती तौर पे आवंटित करने की बात करी गई है। शुरुआती आवंटन का मतलब यह रहता है कि अभी हाल फिलहाल में 1500 करोड़ रुपए कहा गया है, बाद में इसे और बढ़ाया जा सकता है, या फिर बढ़ाए जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए सर एक और हम बात कर लेते हैं, जो कि पंचायती राज से संबंधित होने वाली है, जीवंत ग्राम कार्यक्रम। इसके तहत सर उत्तर सीमा पर जो छिटपुट आबादी है ना, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे वाले जो सीमावर्ती गांव है ना, सीमावर्ती गांव मतलब सर जो कि बिल्कुल बॉर्डर वाले जो गांव हैं, ठीक है, तो इसको इंडिया वाइब्रेंट के तहत, जैसे कि आपने वाइब्रेंट गुजरात ऐसा सुना था, तो वैसे ही वाइब्रेंट इंडिया के तहत इसको डेवलप किया जाएगा, इसको विकसित किया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो रहने वाले जो लोग हैं, है ना, उनको किसी भी प्रकार का दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। बैंकिंग की यदि हम यहाँ पर बातें करते हैं सर, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। बैंकिंग से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। और बैंकिंग के टर्मिनोलॉजीज तो आप लोगों को मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, आपको वीडियो अवेलेबल ही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो इस बजट में जो बातें करी गई हैं वो ध्यान देने योग्य है ना। 100% 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख डाक घरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा। देखो काफी महत्वपूर्ण बातें हैं ये, कि जो बैंक होते हैं, जो डाकघर होते हैं, जो पोस्ट ऑफिस होते हैं, वो बैंकिंग का तो उतना बड़ा काम नहीं करते, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली मुख्य बैंकिंग यानी कि मेन बैंकिंग सिस्टम से इनको लिंकअप किया जाना है। ठीक है, अनुसूचित जो आपके वाणिज्यिक बैंक हैं, यानी कि आपके सर शेड्यूल्ड आपके कमर्शियल जो बैंक्स हैं, 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां, बोले तो सर डीबीयू यानी कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। डेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, चलते चलते आप लोग याद करते चलिए, पॉज करके लिखते चलिए, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है इसलिए सुविधा भी है। वीडियो को आप पॉज या फिर, है ना, आप उसको रोक कर भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेकर उसको कॉपी करते चलिए, या फिर टेलीग्राम से आप इसका पीडीएफ लीजिए और वहां से आप लोग इसको नोट्स बनाते चलिए। ठीक है सर, ई पासपोर्ट की भी यहाँ पर बातें की जा रही हैं, है ना। जैसे कि अभी जो पासपोर्ट जो रहता है, वो जनरली पासपोर्ट जो होता है वो एक प्रकार का आपका कागजी पासपोर्ट होता है। तो सर ई पासपोर्ट की भी यहाँ पर बातें की जा रही है। ई पासपोर्ट मतलब उसमें सर एम्बेडेड चिप रहेंगे, आने वाले कुछ टेक्नोलॉजीज रहेंगे, उसको यहाँ पर उससे लिंकअप किया जाना है। और इस प्रकार से सारी की सारी चीजें, जैसे कि आपका कैशलेस इकोनॉमी की शुरुआत की जा रही है, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में भी। उसी प्रकार से आपके पास जो पासपोर्ट का जो एक बड़ा सा ऐसा पोथी टाइप का जो रहता है, बड़ा इतना बड़ा जो पासपोर्ट आप लेके चलते हैं, उसको पकड़ने की नीड नहीं है, उसको डिजिटलाइजेशन यानी कि डिजिटल रूप उसको दिया जाना है।
शहरी नियोजन की यहाँ पर यदि हम बातें करते हैं सर, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लीज 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 इसको नोट करके लिख के चलते रहिए, है ना। जो जो चीज मैं बोल रहा हूँ काफी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर लिख लेना, क्योंकि आने वाले एग्जाम में किसी न किसी रूप में इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो सर चाहे वो भवन निर्माण की हम बातें करें, चाहे सर वो हम क्या बोलते हैं डेवलपमेंट की बातें करें, चाहे सर एक बड़े तौर पर चार्जिंग स्टेशनों की बातें क्यों ना करें। अब देखो चार्जिंग स्टेशन की जब यहाँ पर बातें आई हैं, योग्य बातें यह हैं कि यह जो संबंधित होने वाला है वो ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। अब ईवी मतलब आप सभी को पता है कि आजकल फोर व्हीलर्स की हम बातें करें, चाहे टू व्हीलर्स की हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं, तो ईवी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं इसको। अब यहाँ पर जो एक समस्या आ सकती है, इसको सरकार ने पहले ही नोटिस कर लिया है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। मोबाइल्स आप लोग बहुत सारे यूज़ करते हो, तो अलग अलग मोबाइल की खुद की अपनी बैटरियाँ होती हैं। हालांकि आजकल बहुत सारे मोबाइल हैं जो कि इनबिल्ट बैटरी लेकर आ रहे हैं। एक्सटर्नल बैटरीज की यदि मैं यहाँ पर बातें करूँ, तो बहुत सारे ऐसे मोबाइल होते हैं जहाँ पर आपको एक्सटर्नल बैटरीज यूज़ करना होता है, लेकिन कंपनी का ही बैटरी आप यूज़ कर सकते हो। लाइक नोकिया का मोबाइल है तो आप नोकिया का मोबाइल मतलब नोकिया का बैटरी यूज़ करिए, सैमसंग है तो सैमसंग, वन प्लस है तो वन प्लस, ऐसा एक पर्टिकुलर ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। दूसरे ब्रांड का यदि आप यूज़ किए तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। चार्जर्स की भी यदि हम बातें करते तो उस प्रकार से कंपैटिबल नहीं होते। तो उस चीज को दूर करने के लिए नो डाउट आप बैटरी की कोई कंपनी रख सकते हो, लेकिन जो बैटरी आप बनाओगे, है ना, वो जो बैटरी रहने वाली है ईवी गाड़ियों के लिए, वो सारी की सारी गाड़ियों में सेम होनी चाहिए। मतलब सारी की सारी गाड़ियों के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए, सारी की सारी गाड़ियों में सेम एनर्जी के साथ, सेम एफिशिएंसी के साथ वर्क करना चाहिए, ठीक है। आप बैटरी के अलग अलग कंपनी ला सकते हो। लाइक टायर्स की हम बातें करते हैं, टायर्स में भी होता यह है कि सरकार ने सोचा, या फिर जो भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जब बढ़ रहा था, तब किसी ने इस बात पर ध्यान जरूर दिया होगा कि टायर एक ऐसा पार्ट होता है गाड़ी का कि यदि आप वहां पर ब्रांड करने लगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो अपने जानबूझ के रेट बढ़ा सकती है कि आप हमारे ही टायर लगाइए, हमारी चीजें करिए करके। तो उसी प्रकार से बैटरी में इस प्रकार का दिक्कत ना हो करके सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि बैटरी जो है वो कोई एक पर्टिकुलर कोई कंपनी लगा सकती है। मतलब ठीक है, आप ऑटोमोबाइल यदि कंपनी खुद की भी अगर बैटरी आप लेना चाहते हो, लगाना चाहते हो, खोलना चाहते हो, तो वो सारी गाड़ियों के साथ कंपैटिबल हो, तो इस बात का ख्याल रखा जाएगा। आगे यदि हम बातें करते हैं सर, तो यहाँ पर भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन की भी बातें की गई हैं इस बजट में, है ना, जिसमें जैसे कि विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या, लाइक आपका आधार जो होता है आधार संख्या, उसी प्रकार से विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या भी यहाँ पर रखा जाएगा, जिसमें कभी भी जब आप लेन देन करो, है ना, तो उसका ध्यान मतलब उस चीज का उपयोग किया जा सके। सर उसके अलावा यदि हम यहाँ पर बातें करते हैं तो एवीजी संवर्धन कार्यबल पर भी यहाँ पर ध्यान दिया गया। मतलब जो एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट होती है, गेमिंग होती है, कॉमिक्स होती है, इन सब चीज़ों पर भी सरकार ने ध्यान फोकस किया है, क्योंकि यह जो समय है, मैंने बताया ना कि इसमें आधा से अधिक जो जानकारी, आधी से अधिक जो चीज़ें हैं वो आपको डिजिटलाइजेशन फॉर्म में मिलने वाली, यानी कि डिजिटल इंडिया का एक प्रकार से शुरुआत जो हो चुका है। सरकार ने जो सपना देखा था आज से 4 साल पहले, अब हर रूप में धीरे धीरे वो आने वाला है, और इसका आप स्वयं इस चीज को फील कर पाएंगे। जैसे कि मैंने ईवी का भी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया, अब बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स जो अंदर में जो रहती हैं, बहुत सारी चीजें सेंसर से काम करती है। तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया का एक रूप है। आप सारी की सारी चीजों को अपने मोबाइल पे ले रहे हो, घर बैठे आप चीजों को कर सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो। एक जो फील फैक्टर वाली जो बात होती है ना, तो हर चीज को आप डिजिटलाइजेशन मोड पे लेकर आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये फायदेमंद भी होने वाला है। डिजिटल करेंसी की भी हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। निर्यात की मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बातें कर दी सर। विशेष आर्थिक जोन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने पीएलआई की मैंने बातें कर ली थी। पीएलआई की हमने कि वहां पर देखिए किस प्रकार से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकार इंसेंटिव्स यहाँ पर प्रदान कर रही है। सर डिफेंस सेक्टर की यदि यहाँ पर मैं बातें करूँ तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला इस बार पे। डिफेंस सेक्टर में सर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया है, और यदि हम बातें करें 2021 की तुलना में, तो 58% यहाँ पर था जो पूंजीगत खरीदारी का जो था परसेंटेज, है ना, वो इस बार जो पूंजीगत खरीदारी का जो बजट का परसेंटेज 68% यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अब पूंजीगत जो खरीदारी होता है सर, देखिए दो प्रकार की हम बोल सकते हैं कि एक खर्च होता है और एक खरीदारी। मतलब एक मतलब अपन परचेस करते हैं और एक सर अपन सेल्स करते हैं। तो परचेसिंग मतलब सर हम खर्च करें, इट मीन्स हम वहां पे ले रहे हैं। तो दो प्रकार के कैपिटल, एक कैपिटल होता है सर, एक रिवेन्यूज होता है ना। तो यहाँ पर कैपिटल जो जिसको कैपेक्स करके भी बोलते हैं, अभी आगे हम लोग बताएंगे आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स करके, तो सर उसका लगभग 68% जो है वो निर्धारित किया गया है अभी आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, ठीक है। सर इसके अलावा यदि हम सनराइज अवसर्स यानी कि सनराइज
अपॉर्चुनिटीज की यदि हम यहाँ पर बातें करें तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है ना, जिसमें यदि हम बातें करें सर तो ड्रोन हो गया, आपके सेमीकंडक्टर्स हो गए, है ना, इकोसिस्टम से अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था हो गई, ठीक है, लाइक सर आपके जीनोमैक्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, हरित ऊर्जा एंड ऑल, इनसे संबंधित चीजों के लिए जो पैसा है या फिर वित्तीय साधन उपलब्ध करवाया जाना है। दूसरी यदि हम यहाँ पर बातें कर सकते हैं सर तो एनवायरनमेंट को भी बहुत बड़ी स्तर पर ध्यान रखा गया है, यानी कि जलवायु पर भी जलवायु कार्रवाई पर या बोल सकते हो आप क्लाइमेट एक्शन पर भी यहाँ पर वर्क किया गया है। इसके लिए सर लगभग 280 गीगावाट का, काफी इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना, 2030 तक, है ना, लगभग 280 गीगावाट सौर विद्युत लक्ष्य हासिल करने का टारगेट यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ उच्च दक्षता यानी कि हाई पावर वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए, उसके उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 रुपए अतिरिक्त आवंटित किए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत जो है वो सौर प्रबंधन का एक, हम मतलब खुद हम यहाँ के संस्थापक देशों में से एक रहे, जिसमें हाल ही में बारबुडा जैसे कुछ देश हैं, जो अमेरिका बारबुडा जैसे जो देश है यहाँ पर शामिल हुए हैं सोलर अलायंस में, ठीक है। उसके अलावा यदि मैं बातें करता हूँ सर तो वार्षिक रूप से 30 MMT जो कार्बन डाइऑक्साइड की बचत करे जाने की यहाँ पर बातें की गई है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जीरो कार्बन की नीति तक पहुंचने वाले हैं 2050-2070 तक। जब भी हमारा जो टाइम है तब हम देखते हैं कब तक इसको अचीव कर पाते हैं, क्योंकि बोलने के लिए तो कर तो देते हैं कि हम इतने साल में ले लेंगे, लेकिन उम्मीद मतलब देखते हैं जो मेन जो रहता है जब हम उसको अचीव कर पाते हैं, है ना, उसको हम लोग देखना पड़ेगा कि आने आने वाले वर्षों में क्या क्या रहने वाला। दूसरी हम इंपॉर्टेंट यहाँ पर हम बातें करते हैं सर तो कोयला गैसीकरण तथा उद्योग के लिए कोयले में रसायनों में परिवर्तन करने के लिए 4 पायलट परियोजनाओं की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सर कृषि वानिकी अपनाने वाले जो ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं उनको भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, समय समय पर भी इनको दिया जाता है। मैंने कई बार अपने सेशंस में आपको बताया है, तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान आपको जरूर रखना है। सर यदि हम सार्वजनिक पूंजीगत निवेश की यदि हम बातें करें, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट की यदि हम यहाँ पर बातें करते हैं तो 2022-23 में 35.4% तेजी से बढ़कर ये 7.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए। मतलब इंक्रीमेंट की यदि हम बात करें कितने प्रतिशत से ये ग्रोथ किया तो सर 35.4%, जो कि पिछले वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपीस था, तो इस वर्ष 7.50 लाख करोड़ रुपीस हो चुका है। जो काफी महत्वपूर्ण डेटा है ये। साथ ही साथ यदि हम बातें करते हैं सर तो सरकार का जो प्रभावी पूंजीगत व्यय है, यानी कि सर इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर जिसको कैपेक्स के नाम से भी जाना जाता है, इस बार जो रहने का उम्मीद है सर 10.68 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है, जो कि सर जीडीपी का लगभग 4.1% है। तो ये सारे के सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ऑलरेडी मैं या तो बता चुका हूं, या फिर मेरा एक वीडियो है, एक सेक्शन है जिसको मैंने बताया ना फंडा इकोनॉमिक्स का, वहां पर जाके देखिएगा। वहां पे सब चीज बताऊंगा। कैपिटल आपका गेन क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रिवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, आपका फिजिकल डिफिसिट क्या होता है ना, रिवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, साथ ही साथ आपका प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें आपको वहां पर जानकारी के तौर पे मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए सर आगे हम बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हम बातें करते हैं तो डिजिटल रुपीस की मैं बातें करने वाला हूँ। ये काफी महत्वपूर्ण हो सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बोल दिया कि भाई 2023 में हम 2022-23 यानी कि 2023 वाले जो आने वाले वर्ष है उसमें हम डिजिटल करेंसी यानी कि डिजिटल रुपये की हम शुरुआत करेंगे। अब दोनों में जो अंतर था मैंने ऑलरेडी बता दिया, उसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। फंडा इकोनॉमिक्स में जाइए, क्या आरबीआई सच में लाने वाले डिजिटल करेंसी, इस प्रकार से टॉपिक से मैंने वीडियो लाया, अभी 2-4 दिन पहले ही लेकर आया हूँ, तो वहां पे आप देख सकते हैं। शॉर्ट में मैं बता दूं कि हमारे पास अभी जो फिलहाल जो पैसा रहता है हमारे अकाउंट में, हम उसको कैश के रूप में भी यूज कर सकते हैं, डिजिटल पेमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सरकार चाहती है कि हम केवल डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दें, कैश ना निकालें, ठीक है। कैश तो रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं कि पूरा हटा देंगे उसको, लेकिन कैश रहेगा। साथ ही साथ इसको बढ़ावा देने के लिए डिजिटल करेंसी लाई जाएगी जो केवल डिजिटल फॉर्म में रहेगा, और उसको सिर्फ आप ऑनलाइन पेमेंट या फिर डिजिटल पेमेंट के रूप में ही यूज कर सकते हैं या यूज कर पाएंगे, ठीक है। चलिए सर, इसके अलावा यदि हम बातें करते हैं तो स्टेट को जो दिया जाना है, राज्यों को जो सहायता दी जानी है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है ना। तो सर इसमें हम बातें करते हैं तो 2022-23 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया जाना है, उतना रुपए जो बांटे जाने हैं। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना जो सामान्य ऋण के अतिरिक्त है, यानी कि जो आपको सिंपल डेट दिया जाएगा उसके अलावा ये
50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण दिया जाना है ना। 2022-23 में राज्यों का जीएसडीपी के 4% का वित्तीय घाटे की अनुमति होगी, है ना, जिसका 0.5% जो है वो विद्युत क्षेत्र के सुधारों में उपयोग किया जाएगा, क्योंकि देखो पावर की जो नीड है वो तो रहनी है, तो कहीं ना कहीं पावर सेक्टर में इसका जो उपयोग है वो किया जाना है, ऐसा सरकार का बोलना है। ठीक है ना। राजकोषीय प्रबंधन यानी कि आपका फिजिकल मैनेजमेंट पर थोड़ा सा चलते हैं सर, ये काफी महत्वपूर्ण है और इस डेटा को प्लीज 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 सबसे इंपॉर्टेंट डेटा में से एक है ये, इसको जरूर लिखिएगा, है ना। तो 2021-22 में जो लाया था, देखो 21-22 की यहाँ पर मैं बातें कर रहा हूँ, 34.83 लाख करोड़ रुपीस था, जो कि संशोधित करके अमेंडमेंट करके इसको 37.7 लाख करोड़ रुपीस समथिंग रखा गया है। नेक्स्ट यदि हम बातें करते हैं 2022-23 में जो कुल अनुमानित व्यय था, यानी कि जो खर्च था, ठीक है, या खर्च है, था क्यों बोलेंगे, अभी 22-23 की हम बातें कर रहे हैं, तो सर ये 39.45 लाख करोड़। प्लीज इस डेटा को नोट कर लो भाई, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और इसके टेक्निकल जो टर्म्स हैं वो मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। दूसरी यदि हम बातें करते हैं सर, यहाँ पे जो टोटल रिसिट्स हैं ये तो हमारे खर्च हो गए, ठीक है, खर्च मतलब कितना हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, व्यय हो गया, टोटल रिसिट्स प्राप्ति जो है वो सर 22.84 लाख करोड़ रुपीस, 22.84 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। ये उधारी के अलावा रहने वाला, यानी कि बोरोइंग्स को यहाँ पे हम नहीं मान रहे हैं, जो भी हम कर्ज लेंगे, जो भी हम उधारी लेंगे, उसको सर हम यहाँ पर नहीं मान रहे हैं। कहने का मतलब ये है 22 और 39, मतलब 22 को लगभग मैं 20 ले लूं, 39 को लगभग 40 ले लूं, तो लगभग सर आधा, लगभग 50%, 50 तो नहीं बोलेंगे, चलो यहाँ पर हम 45% ले लेते हैं, 40 से 45% ज्यादा रहने वाला है हमारा जो खर्च है। और यहाँ पर जो आमदनी है सर वो कितना रहने वाला है, लगभग 22.84, यानी कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया वाला हिसाब यहाँ पर होने वाला है। तो इसी के कारण जो घाटा हमको देखने को मिलेगा उसको हम बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट, और इस घाटे की जो पूर्ति होगी सबसे ज्यादा जो होगी सर वो होगी इससे बोरोइंग से, यानी कि हम जो उधारी लेंगे वहां से इसको हम लोग पूर्ति कर पाएंगे, ठीक है। तो जो राजकोषीय जो घाटा है चालू वित्तीय वर्ष में 6.9 to 6.8% के आसपास रहने का उम्मीद है, और 2022-23 में, ये तो इस वर्ष की बात होगी 6.8 to 6.9, आने वाले जो वर्ष जो रहेगा उसमें 6.4% तक का रहने का ऐसा अनुमान किया गया। दूसरी यदि हम बातें करते हैं तो 2025 तक इसी घाटे को 6 के जो लाइन में चल रही है इसको 4% तक लाने का ऐसा घोषणा किया गया है, ऐसा घोषणा नहीं बोलेंगे, ऐसा उम्मीद लगाया गया, ऐसा कयास लगाया गया है। लेट्स सी यदि ये हो पाता है या नहीं, है ना। तो ये काफी महत्वपूर्ण डेटा, इनको याद आपको रखने हैं। चलिए टैक्सेशन की बातें कर लेते हैं, क्योंकि बजट जब भी होता है तो सर टैक्सेशन का बात बिल्कुल पूछा जाता है। यहाँ पर यदि हम टैक्सेशन की हम बातें करेंगे तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स की हम बातें कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स कुछ नहीं होता, ऐसा टैक्स जिसको आपको स्वयं से होके पे करना पड़ता है। वैसे सारे टैक्स आप स्वयं पे करते हो, लेकिन ऐसा टैक्स जो दिखता है, लाइक आपके पास कुछ सामान है इसके कारण आपको टैक्स पे करना पड़ा तो डायरेक्ट टैक्स हो गया, आपने इनकम किया उसके कारण टैक्स पे करना पड़ा तो आपको ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। लेकिन ऐसा टैक्स जिसको आप एमआरपी के तौर पे ले लेते हो, 10 रुपए की आपने चीज ली, आपको लगता है कि आपने एमआरपी दे दिया और 10 रुपये आपको 10 रुपये आप सामान का लगाए, लेकिन 10 रुपये सामान का नहीं होता, उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं, सारा का सारा जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस रहता है वो इंक्लूडेड होता है, तो सर इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। उसका और भी बहुत सारा विशेष लंबी चर्चा है, उसको हम लोग करेंगे। यहाँ पर हम, मैंने बताया ना, छोटी छोटी चीजों को मैं यहाँ पे डील नहीं कर सकता। इकोनॉमी सर्वे आप यदि पढ़ रहे हैं, बजट यदि आप पढ़ रहे हैं, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये सारे टर्म्स आने चाहिए। नहीं भी आते तो मैंने बताया कि उसके लिए आप लोगों को सपोर्ट सिस्टम है भाई। यदि मैं कुछ लेके आ रहा हूँ तो बगल में सपोर्ट सिस्टम है। अब उस बच्चे के लिए दिक्कत हो जाएगा जिसको ऑलरेडी पता है, तो बोलेगा अरे सर वो चीजें क्यों बता रहे हो। दैट इज वाई जो बच्चे को नहीं पता है उनके लिए सपोर्ट सिस्टम है। मेरा वीडियो लेक्चर का एक सीरीज है, फंडा इकोनॉमिक्स बाय तरुण सर, या फिर जीएसपी तरुण सर पे जुड़िए, वहां पे उनके लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां से देखिए, है ना। तो वो छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो वहां से आप पता कर सकते हैं, क्या चीज कैसा होता है, किसको क्या टैक्सेस बोलते हैं, क्या फिस्कल डेफिसिट होता है, क्या आपका प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें आपको जानकारी हो जाएंगी, ठीक है। तो सर यहाँ पर बातें की जाती हैं प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स में। सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो जो सहकारी समितियों के लिए जो वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान है उसको सर 18.5% से घटाकर 15% यानी कि 15% कर दिया गया है, ठीक है। दूसरी यदि मैं बातें करता हूं सर, तो जो आपका सहकारी समितियों के लिए जो अधिभार बोले तो सर इसको हम लोग होते हैं सरप्लस टैक्स, तो इस दर को 12% से घटाकर 7% तक कर दिया गया। ये काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो आपके कॉर्पोरेट टैक्स हैं सर उसको भी 15% से घटाकर सीमित कर दिया गया लगभग 12% तक।
तो ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और इसके अलावा जितने भी आपके पर्सन विथ डिसेबिलिटीज यानी कि दिव्यांग जन हैं, इनको भी राहत प्रदान करी गई हैं, यानी कि बीमा योजना बोलो चाहे किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल योजना बोलो, इसमें इनको राहत प्रदान करी गई है। सर स्टार्टअप के लिए भी प्रोत्साहन दिया गया है ना। जो आपका स्टार्टअप के लिए जो स्टार्टअप के निगमन की जो अवधि थी उसको 1 साल बढ़ाकर सर नेक्स्ट ईयर तक के लिए कर दिया गया, मतलब 31/3/2023 तक कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये जो था ये 2022 यानी कि इसी वर्ष के 31 मार्च तक वैलिड था, लेकिन इसको आगे कर दिया गया है। इसके अलावा सर धारा 155 BAB के तहत विनिर्माण और उत्पादन यानी कि आपका मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन स्टार्ट करने की जो अंतिम तिथि जो थी, है ना, जो धारा है वो याद रखना 115 BAB के तहत सर 1 साल फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया गया। इसकी जो वैलिडिटी अगले साल का मार्च था उसको नेक्स्ट ईयर यानी कि मार्च 2024 तक के लिए इसको स्थानांतरित यानी कि एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है सर, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो वर्चुअल करेंसी से संबंधित है, इसमें 30% तक का आपको टैक्स दिया जाना है, यानी कि यदि आप वर्चुअल करेंसी से कुछ कमाई करते हो, ठीक है, तो उसमें बेटा आपको 30% टैक्स देना होगा। यानी आपने 10 रुपए कमाया तो 3 रुपए आपको सरकार को देने होंगे, 100 रुपए कमाया तो आपको 30 रुपए जो है वो सरकार को देने होंगे। प्रश्न सबसे बड़ा यहाँ पर यह बनता है, सर क्या इस टैक्स से क्या हम सरकार को यह बोल सकते हैं कि आप हमको रेगुलेट करें, मतलब आप हमारे इस करेंसी की सुरक्षा करेंगे क्या? क्योंकि देखो टैक्स उस पर जनरली लगाया जाता है जिसकी हम सुरक्षा करते हैं। चोरी चमारी जुए सट्टेबाजी पर टैक्सेशन नहीं होता, इनाम पर जरूर होता टैक्सेशन, क्योंकि सरकार को पता रहता कि आपके पास इनाम आया है। चोरी का सट्टेबाजी का आइडिया नहीं होता, इसलिए उस पर टैक्सेशन नहीं लगता, क्योंकि ये लीगल मनी नहीं है। इसको हम लोग पैरेलल इकोनॉमी के अंतर यानी ब्लैक मनीज भी बोल सकते हैं, उसके अंतर्गत इसको शामिल करते हैं। तो सर क्या सरकार इस पर ध्यान देगी, क्या इस पर बहस छिड़ी हुई है? तो इसी चीज को दूर करने के लिए सरकार ने डिजिटल करेंसी लेकर आया है, यानी कि आपका डिजिटल मुद्रा लेकर आया है, आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते सर। हाँ, इसके अलावा एक और चीज इस पर ध्यान देना है, उपहार के रूप में भी यदि प्राप्त होता है तो भी इस कर को यानी कि यह जो टैक्स है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा सर एक निश्चित सीमा से यदि आप ऊपर जाएंगे तो 1% की दर से आपको TDS भी देना होगा, मतलब सरकार पूरी तरीके से आपको लूटने के मूड में है यदि आप वर्चुअल करेंसी यूज करते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर जो आपको शिक्षा और जो हाँ यस शिक्षा और स्वास्थ्य से जो उपकर लगाया जाता है, यानी कि जिसको हम सेस बोलते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। 2 सेस लगाया जाता है, एजुकेशन सेस और आपका हेल्थ सेस। हाँ, सेस यानी कि उपकर जिसको बोलते हैं, लगभग 0.5% के आसपास रहता है। तो आय और मुनाफे पर यानी जो भी आय होता है या भी जो भी प्रॉफिट होता है उस पर किसी भी अधिभार व उपकर को कार्यबारी यानी कि कारोबारी जो खर्च की श्रेणी रहते हैं, है ना, उसमें रखने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी मतलब किसी भी प्रकार का जो कारोबारी खर्च होगा उस श्रेणी में इसको रखने की अनुमति नहीं होगी, किसी भी, चाहे सरप्लस टैक्स की बात करो चाहे किसी भी सेस को। अब देखो सरप्लस टैक्स और सेस क्या होता है यार, इस सब के सबको जानने के लिए आपको अलग से स्टूडियो पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, ओके सर, आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो अप्रत्यक्ष कर की यहाँ पर बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो जो अप्रत्यक्ष कर की यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स की हम बातें करेंगे, तो सर यहाँ पर जो जीएसटी में असाधारण प्रगति देखने को मिली है। मतलब जीएसटी में सर मतलब सरकार ने सोचा नहीं था कि इस प्रकार से उछाल देखने को मिलेगा, तो सरकार ने इसका धन्यवाद भी दिया है। अरे सरकार साहब, जब आप धन्यवाद देते हो तो थोड़ा बहुत ख्याल हमारा भी रख लिया करो, जो टैक्स पेयर्स है उनका भी रख लिया करो। अभी मीम के माध्यम से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, ये देखो कैसे यहाँ पर बोला जा रहा है, बोला कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई कैसे, आप देखो अगला जो मीम है यहाँ पर, ये सब प्रकाशित है, बहुत चर्चा में चले हैं। टैक्स पेयर बोल रहा है क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे तो ऐसे ऐसे मीम्स यहाँ पर और भी बहुत सारे देखो छोटे छोटे मीम्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सर इस प्रकार से ये सरकार जो है वो बस धन्यवाद दे रही है कि भाई ठीक है, जीएसटी के तौर पे आपने हमको बहुत पैसा दिया, ये किया वो किया। लेकिन आम आदमी के लिए यहाँ पर जो टैक्स स्लैब है, टैक्स स्लैब की यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा, अंतिम में करूंगा उसको, सबसे लास्ट में बने रहिएगा। अंतिम में मैं टैक्स स्लैब आपको दिखाऊंगा। तो सर टैक्स स्लैब में थोड़ा बहुत छूट देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इनकम बढ़े तो टैक्सेशन में भी थोड़ी बहुत छूट देनी चाहिए थी, बट इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, चलिए सर आगे हम बात कर लेते हैं। तो जो SEZ की जो सीमा शुल्क प्रशासन पूरी तरह IT से संचालित होगी, ठीक है ना, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संचालित होगी और कस्टम नेशनल पोर्टल पर ये कार्य करेगा। ठीक है, 30 सितंबर 2022 से इसको क्रियान्वित किया जाना है।
और सीमा शुल्क में सर कहीं कहीं बढ़ाया गया है, कहीं कहीं पर छूट दिया गया है। तो सीधी सी बात है, जहाँ पर बढ़ाया गया है वहाँ पर सर आपको चीज़ें महंगी होनी है, और जहाँ पर छूट दी गई है वहाँ पर चीज़ें आपको सस्ती होनी है। क्लियर? इसमें यदि हम बातें करते सर, तो 350 से अधिक जो प्रस्तावित जो छूट था उसको धीरे धीरे हटाए जाने की संभावनाएं हैं। धीरे धीरे जब इनको हटाया जाएगा, इसका मतलब ये जो है ना, आपका जो सामान है वो बाहर से आने वाला जो सामान है वो महंगा होगा, और यदि वहाँ पर छूट देते हैं तो जो सामान जो रहेंगी वो आपको सस्ती हो जानी, यानी कि सस्ती आपको मिलने वाली है। उदाहरण के तौर पर यदि हम बातें करते सर यहाँ पे, है ना, तो जैसे आपने देखा होगा कि जो देश में पहनने वाले उपकरण हो गए, सुने जा सकने वाले उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, ओके, इन सब चीज़ों को मतलब ऐसा किया जा रहा है जैसे कैमरा हो गया, उनके जो कल पुर्जे वगैरह में और इन सब चीज़ों के, है ना, इन वस्तुओं के शुल्क में छूट दी जा रही है। मतलब इनको क्या किया जा रहा है कि भाई कि कम से कम लोग इस खरीद सके, परचेस कर सकें इस प्रकार से, तो ये थोड़ी सी सस्ते हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वाले जो आइटम्स है वो आपको थोड़े से सस्ते देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यदि हम बातें करते हैं सर, तो जैसे कि तराशे गए आपके या फिर पॉलिश किए गए हीरे हो गए, रत्न आभूषण हो गए, इन सब पे भी जो सीमा शुल्क है उसको घटाकर 5% किया जा रहा है ना। तो जैसे केवल तराशे गए हीरा पर भी कुछ सीमा शुल्क नहीं लगे, तो इस प्रकार से इन चीज़ों को थोड़ा सा सस्ता किया जा रहा है ताकि लोग आकर्षित हो सके, इसको खरीद सके। ठीक है, चलिए। दूसरी यदि हम यहाँ पर बातें करते हैं सर, जैसे रसायन हो गया, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रसायन है जैसे मेथनॉल है, एसिटिक एसिड, पेट्रोलियम शोधन, जुड़े जितने भी हैवी फीड स्टॉक पर सीमा शुल्क को क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है सर कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सी हमको देश को वृद्धि होगी, यानी कि लोगों को परचेसिंग करने में थोड़ी सी ईजी हो सकती है। सर जैसे छतरी वगैरह की हम बातें करते हैं, तो सर इस पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 20% किया जा रहा है। मतलब सोचो भाई, एकदम हद पार कर दिया जा रहा है ना। उसके कलपुर्जे जो रहते हैं छतरी के, ठीक है, उस पर जो दी जाने वाली जो छूट है, कलपुर्जे मतलब समझते हैं ना, उसके जो पार्ट्स जो रहते हैं, उस पर जो दी जाने वाली छूट है उसको भी वापस लिया जा रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो रहती है ना, उस पे आपको थोड़ी सी चीज़ें महंगी पड़ने वाली हैं। अभी पेट्रोल की भी हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं। बहरहाल हम एक और चीज़, हम स्टील स्क्रैप की हम यहाँ पर बातें कर लेते हैं। हालांकि ये सब के सब एमएसएमई के तहत आते हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम हैवी इंडस्ट्रीज को छोड़कर जितना भी मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट है सब एमएसएमई के तहत यह कार्य करता है। तो सर ये जैसे कि हम स्टील स्क्रैप्स की हमने बातें करी है ना, स्टेनलेस स्टील धातु के जो इंपॉर्टेंट कुछ छोटे छोटे पार्ट्स है उसकी हमने जो बातें करी, तो उस पर भी सस्ता होने वाला है, ताकि किसी भी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी प्रकार के स्टील वाली चीज़ों में जो डिपेंडेंट है स्टील पे, उसके प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है। सर यदि निर्यात की यदि हम बातें करते हैं, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ वस्तुएं लाइक हम जैसे कि फास्टन्स की हमने बातें कर ली, बटन है, लाइनिंग मटेरियल्स है, स्पेशल आपके जो लेदर है, चमड़ा है, फर्नीचर फिटिंग्स एंड ऑल, पैकेजिंग बॉक्स, इन सब चीज़ों पर छूट दी जा रही है, जिससे थोड़ा सा हम क्या कर सकें, निर्यात को बढ़ावा दे सकें, यानी कि एक्सपोर्ट को हम बढ़ावा दे सकें। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो कच्चे माल है उनके जो शुल्क है वो सब घटाया जा रहा है। तो निर्यात को मतलब इस बार जो सरकार ने जो थीम रखा है, दो तीन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखा है। बोल सकते हैं सर ये चुनावी बजट तो नहीं लग रहा है बहरहाल, क्योंकि अभी यूपी में चुनाव होने हैं। देखिए, सरकार की आलोचना आवश्यक है यदि कुछ गलत कर रही है, और कुछ अच्छा कर रही है तो उसका प्रोत्साहन भी आवश्यक है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे लगा कि मिडिल क्लास जो वर्ग है ना, चलो एक लास्ट वाला मैं वो भी बता देता हूँ, उसके बाद हम थोड़ा विश्लेषण वाले पार्ट पे आएंगे, है ना। सर सबसे अंतिम जो पार्ट है वो जो कि गैर मिश्रित ईंधन, जैसे कि मैंने बोला था ना कि ब्लेंडेड ऑयल की जब मैंने बातें करी थी, तो जो गैर मिश्रित जो ईंधन रहने वाला है, प्योर, जिसमें किसी भी प्रकार का एथेनॉल वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं मिलाई जाएंगी, ठीक है, उस पर सर 2 रुपीस पर लीटर, कब से, 1 अक्टूबर 2022 से, यानी गांधी जी के जयंती के, गांधी जी के बर्थडे पे आपको मिलने वाला है एकदम तड़कड़ा सरप्राइज का अभी से बता दिया गया। 2 रुपये अभी से बढ़ने वाला है, अभी से लिख के रख लो भाई, तो पहले ही तुम टंकी फुल करा लेना, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2022 से उस पर 2 रुपये के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी वहां पर लगने वाला है। लेकिन ये किस पर नहीं लगेगा, जो ब्लेंडेड ऑयल्स आपके रहने वाले हैं, यानी कि मिश्रित ईंधन जो रहने वाले हैं, है ना, उस पर नहीं लगेगा। तो सरकार उसको, सीधी सी बात है, उस पर नहीं लगेगा, तो सरकार उसको बढ़ावा देना चाह रही है। अब थोड़ा सा एनालिटिकल यानी कि इसके विश्लेषण वाले पार्ट पे हम चलते हैं। सरकार जैसे इन सब चीज़ों पे जो ध्यान दे रही है वो सबसे ज़्यादा, अब बजट को देख के आपको एक चीज़ समझ आई होगी, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात को सर, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटलाइजेशन, और बोल सकते हो कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया जो पीएम गति शक्ति, ऐसे 4-5, साथ ही साथ सर जलवायु से संबंधित यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये जो बजट है वो लेकर आया है। नो डाउट इसमें आम आदमी के लिए कुछ चीज़ें विशेष रूप से नहीं की गई हैं, निराशा अवश्य होंगी,
लेकिन हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ज़रूर कुछ सरकार अच्छा करेगी। हालाँकि कुछ ऐसे भी कार्य किए हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई है, बट हम आने वाले समय में ऐसा उम्मीद करते हैं कि सरकार शायद कुछ अच्छा करेगी। एक बात अच्छी लगी इस बार कि शायद यह जो बजट है, वो चुनावी बजट नहीं लगा। 2 कारण हो सकते हैं, सरकार को ऐसा लगता कि हम बजट के भरोसे नहीं, किसी और भरोसे हम चुनाव जीतने वाले हैं। हो सकता है उनका कोई भी दूसरा अदर कार्ड होगा, जो भी कार्ड उसका रहता है ना? चाहे रिलीजन कार्ड हो, जो भी व्हाटएवर आई डोंट नो, हो सकता है, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है कि चुनाव की बड़े-बड़े चुनाव के समय में सरकारें जब चुनावी होती हैं, जनरली चुनावी बजट का सहारा लेती हैं। सर, ये सेशन की भी मैं स्टार्टिंग में कुछ बातें करने वाला था जो मैं नहीं कर पाया था, एंड में मैं बता दूँ, जभी भी सत्र होता है संसद का, जो सत्र होता है, तो 3 सत्र होते हैं, जिसमें से एक होता है मानसून सत्र, मानसून सेशन, एक होता है विंटर सेशन, और ये होता है आपका बजट सेशन, यानी कि बजट सत्र, है ना? जनरली ये विंटर और इसकी जस्ट ज़्यादा गैप वैसे रहता नहीं है, आ जाता है, जल्दी से हो जाता है। तो इसमें चर्चाएँ की जाती है साल भर का क्या-क्या विवरण होना है, क्या-क्या चीज़ें लेनी है, क्या-क्या चीज़ें देनी है, इन सब चीज़ों पर चर्चा की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि मैं अभी ऑफ में हूँ, मैं लीव में हूँ, बट स्टिल सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा बहुत सारा बच्चों के द्वारा डिमांड किया जा रहा था, सर बजट पर वीडियो लेके आइए, इकोनॉमी सर्वे पे लेके आइए। तो अभी रात के लगभग 12 बज रहे हैं, जब मैं रात में शूट कर रहा हूँ। मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मैं सिर्फ रात में ही शूट कर सकता हूँ, अपने घर पे नहीं हूँ मैं, आउट ऑफ द स्टेशन हूँ, कुछ कारणों से हूँ, मैं बताऊँगा क्यों हूँ, कैसे हूँ। बट आप लोगों से बस एक उम्मीद है, एक बोल सकते हो कि एप्रिशिएशन है, तो आप जो देंगे तो सर लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, देख के भी लाइक नहीं करते बहुत सारे बच्चे, चले जाते हैं, लाइक ज़रूर करिए। शेयर करेंगे तो और भी लोग जो हैं वो लाइक करेंगे, आपके दोस्त यार, घर परिवार, ठीक है? शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइए, और सर सबसे इम्पोर्टेंट है कमेंट करिएगा। इस वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिए, कैसा लगा और क्या और चाहते हैं इस वीडियो से। इसके अलावा क्या-क्या टर्म्स पे मैं वीडियो लेकर आऊँ, इकोनॉमिक्स से संबंधित या किसी भी दूसरे जीएस के सब्जेक्ट से संबंधित। तो कमेंट ज़रूर करिएगा और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, है ना? और शेयरिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, शेयर इफ़ यू केयर। तो मिलते हैं हम लोग, तब तक बने रहिए अद्वैत एजुकेशन के संग। होगी हमारी मुलाकात ऐसे ही किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।